हेलो एवरीवन। आज हमने जो है ना 10th क्लास फिज़िक्स के कुछ टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने हैं ताकि आपको जो है ना वो पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो और आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। चैप्टर वाइज हम लेके चल रहे हैं जी। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला चैप्टर नंबर 10 है, उसमें हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन आती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कुछ टॉपिक हैं जिनको आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा और आपने उनको देख लेना है। कुछ ना कुछ आपको मैं बता भी दूंगा, उनका ओवरव्यू दे दूंगा। ये सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग, दोनों में आपके इस्तेमाल होता है। ये है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट मीन पोजीशन, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। फिर उसके बाद एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, हुक्स लॉ, उसमें इस्तेमाल होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिर्फ वो डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ना एक टॉपिक है जी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टाइम पीरियड हमारे पास दो किस्म का है, एक सिंपल पेंडुलम का है और दूसरा है जी मास अटैच टू अ स्प्रिंग। मास अटैच टू अ स्प्रिंग। ठीक है, ये कर लें। इसका टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का होता है 2 पाई स्क्वायर रूट L/G और 2 पाई M/K। ये दो ज़हन पे रख लें, इन्हीं में से हो सकता है न्यूमेरिकल आपका आ जाए। क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पास कि सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ को डबल कर दें तो उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या असर पड़ता है। अगर सिंपल पेंडुलम की मास को हम डबल कर दें तो फिर लेंथ, उसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास मास स्प्रिंग में भी ऐसे ही कर सकते हैं, मास को डबल कर सकते हैं, फिर इसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ये आपने लाजमी करना है। अगर आपने इसके रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो मैं इंशाल्लाह, अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन हम आपके देखते रहते हैं, आप लाजमी बताएं तो फिर मैं आपको इसके ऊपर एक और वीडियो बना के दे दूँगा। आपने लाजमी बताना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी कुछ डेफिनेशन है, जिसमें हमारे पास टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान रिलेशन भी है। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ही हमारे पास वेव लेंथ आ जाती है, जिसको लैम्डा से जाहिर किया जाता है, वो आ जाता है। ठीक है, ये लाजमी आपने करनी है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं और ये आने भी हैं, ये ज़हन में रखने उम्मीद है, चांसेस है मैक्सिमम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक बनता है वो आता है जी डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव मीडियम। ठीक है, किसी रेजिस्टिव मीडियम की मौजूदगी में कोई बॉडी अगर वाइब्रेट करती है तो उसको हम क्या कहेंगे? डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है जी वेव। वेव क्या होती है? वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम इन विच द पार्टिकल ऑफ अ वेव या पार्टिकल ऑफ अ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ठीक है, या किसी भी मीडियम में पैदाशुदा ऐसा खलल जिसमें मीडियम के ज़रात अपनी वस्ती पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते हैं, ये वेव है। वेव की आगे दो किस्में आपके पास, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरी है जी मैकेनिकल वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको गुजरने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, जबकि मैकेनिकल वेव रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इसके रिलेटेड MCQs आ सकता है कि साउंड वेव क्या मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। साउंड वेव को गुजरने के लिए मीडियम दरकार होता है, लिहाजा वो मैकेनिकल वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की भी एग्जांपल आ सकती है कि सूरज से आने वाली रोशनी जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो इसको किसी मीडियम की ज़रूरत होती है या नहीं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो लिहाजा इसको किसी मीडियम या वास्ते की ज़रूरत नहीं होती। इस रिलेटेड आगे आपके पास एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आ रहा है जी मैकेनिकल वेव आपके पास आ जाती है ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव्स ऐसी होती है जिसमें वाइब्रेशन जो है ना पार्टिकल की, उनकी प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होती है। ये ऐसे समझ लें कि अगर वेव जहाँ इधर को रही है ये उसकी प्रोपोगेशन है, तो ये उस अपनी प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करे तो वो ट्रांसफर वेव्स है। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। क्रस्ट मीन पोजीशन से अपर पोर्शन, ट्रफ मीन पोजीशन से लोअर पोर्शन। उसके बाद इसी तरीके से आपके पास आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव उसमें क्या होता है, वो अपने अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये लफ्ज़ आपका इस्तेमाल होता है। अमूदी एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसमें अमूदी, इसमें मुतवाज़ी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल कर देना है कि उसकी वाइब्रेशन उसकी प्रोपोगेशन के अमूदी इसमें होती है
वस्ती या मुतवाज़ी उसकी सॉरी लफ्ज़ जो उर्दू में होता है वो लॉन्गिट्यूडल वेव में होती है, ठीक है। तो ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में होता है। लेट अगर मैं यहाँ पे शो करवा दूँ आपको, तो देखें जी यहाँ पे कंप्रेशन और ये वाला पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, रेयरफेक्शन, ठीक है। जहाँ पे पार्टिकल के ज़रात एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक होंगे उसको बोलेंगे कंप्रेशन, जहाँ पे एक दूसरे के फार अपार्ट या दूर होंगे उसको बोलेंगे रेयरफेक्शन। ये हमारे पास वेव की आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आते हैं 3 टॉपिक हैं, लाजमी कर लें, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन या डाइफ्रैक्शन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सतह पे अगर वेव टकराती है तो सेम मीडियम में वापस लौट आती है, यानी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ से ऐसे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो, तो इसको आप कहेंगे वेव की रिफ्लेक्शन। दूसरा आपके पास आता है कि अगर एक वेव एक वास्ते से दूसरे या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब दाखिल होती है सम एंगल से, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती है, तो इसको बोलते हैं आप, वैसे ये ऐसे नहीं होता, हमेशा तकरीबन ऐसे कर लें, ठीक है। डायरेक्शन जो चेंज कर लेती है तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन होती है कि एक छोटे से होल में से गुजरती है वेव आपकी, ठीक है, तो वो उसके एजिस के इर्द गिर्द जो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, इस अमल को बोलते हैं डाइफ्रैक्शन, ठीक है। ये आपके इस पूरे पहले चैप्टर में ये टॉपिक हैं। अगर आप ये कर लेते हैं आप आसानी के साथ पहले चैप्टर में से आपके लॉन्ग भी हो जाएंगे, न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। आज एक फार्मूला रह गया, v = एफ लैम्डा, ये चीज़ है, ये लाजमी आप करें। ये v उसकी है किसी भी वेव की वेलोसिटी, f उसकी फ्रीक्वेंसी, लैम्डा उसका वेव लेंथ होती है, ठीक है। ये इसमें से आपका एक न्यूमेरिकल आ सकता है, या ये जो टाइम पीरियड के मैंने आपको लिख के 2 फार्मूले दिए हैं इनमें से एक न्यूमेरिकल लाजमी आना है, आप ये ज़हन में रख लें। और आप अगर ये सिर्फ ये जो मैंने आपको बताई हैं चीज़ें, ये अगर आप कर लेते हैं तो आप पहले चैप्टर में से अच्छे तरीके से आपके न्यूमेरिकल भी हल हो सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और साथ में आप MCQs भी आसानी के साथ हल कर सकते हैं। MCQs पहले भी बारहा पूछा जा चुका है कि लेंथ डबल कर दें। अगर हाँ ये लाजमी आगे आपने जाके प्रैक्टिकल भी देने हैं, तो वो अक्सर जो एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चन पूछता है कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ को डबल करेंगे तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मैथ्स को डबल कर दे सिंपल पेंडुलम, ये ज़हन में रख लें। तो ये क्वेश्चन क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त भी पूछे गए थे, अब भी पूछ रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे भी वो आपसे पूछेंगे, और ये पेपर में मैक्सिमम चांसेस है क्योंकि कंसेप्चुअल पेपर उन्होंने बढ़ा दिया, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एक वैसे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के लिए ये क्वेश्चन है, वो मैं आपके लिए डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, कि एक आपके पास सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आप देखें जी, उन्होंने कहा है जी कि अगर वेट आप उसका डबल कर दें, वेट को क्या कर दें, डबल, जबकि मैस उसका कांस्टेंट रहता है। मैस क्या है जी, कांस्टेंट है, 10 है 20 है जो भी है, एक बॉडी है उसका मैस कांस्टेंट है, वेट आप डबल कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इसका आंसर भी क्या है जी, टाइम पीरियड के ऊपर वाकई असर पड़ेगा। क्यों, वेट आपका बराबर होता है, अगर मैं वेट को W से जाहिर करूँ तो वो होता है mg। देखें जी, इसको डबल कर रहा हूँ तो मास तो मेरे पास कांस्टेंट है, g डबल हो रहा है, 2g हो रहा है। तो देखें जी, ये आपका सिंपल पेंडुलम एक लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक g के ऊपर, g डबल हो रही है तो आपका टाइम पीरियड चेंज होगा। इसमें आपने g की जगह पे 2 वैल्यू रखनी है, उसके बाद आपको ये आंसर मिल जाएगा। बाकी वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये लाजमी करें, पहले चैप्टर में से न्यूमेरिकल इनमें से आने हैं। वो v = एफ लैम्डा वाला भी आ सकता है। एक और बड़ा आसान क्वेश्चन है जी टाइम पीरियड को मालूम करने का। वो कहते हैं जी कि लेट्स सपोज आपके पास एक बॉडी है, वो 10 सेकेंड में लेट्स सपोज उसकी 30 वाइब्रेशन है, ठीक है, वाइब्रेशन 10 सेकंड में वाइब्रेट करती है 30 टाइम। तो अगर ये है तो आप इसका टाइम पीरियड बताएं। तो टाइम पीरियड आप कैसे निकालेंगे, 10 के ऊपर सिंपली 30 को डिवाइड कर देंगे, आपके पास टाइम t की वैल्यू आ जाएगी, जो भी होगी आपने ये निकाल लेनी है, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल एक क्वेश्चन इस तरीके से आने हैं। ये टोटल आपके पास न्यूमेरिकल है, ये 3 से 4 आपके साथ किए हैं पहले चैप्टर में से, आप इसको लाजमी करें और ये आपके इसी में से लाजमी ही आएंगे, आप इनको लाजमी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो ऐसी साउंड वेव। साउंड वेव सबसे पहले देखना है कि प्रोड्यूस कैसे होती है। किसी भी बॉडी की वाइब्रेशन की वजह से साउंड वेव पैदा होती है, या आपके स्पीकर लगे हुए हैं, या मैं बोल रहा हूँ तो मेरे गले में भी क्या है जी, वाइब्रेशन हो रही होती है, थरथराहट से, ये क्या होती है जी, वाइब्रेशन की वजह से साउंड पैदा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि ये मैकेनिकल वेव है, इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है या ज़रूरत होती है कि एक जगह से दूसरी जगह ये मुंतकिल हो फॉर देयर प्रोपोगेशन,
उसके बाद ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में आगे जाती है। ठीक है, ये आपका हो सकता है, ये वैसे लॉन्ग तो इसमें आना नहीं है मेरे ख्याल में, ये आप शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि, या MCQs आ सकता है, साउंड वेव इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसफर वेव, ये सारी चीज़ें इसमें से आ सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है। लाउडनेस, पिच, क्वालिटी, ठीक है, ये तीनों एक एक लाइन के हैं, ये आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये लाजमी करें। नॉइज़ पोल्यूशन बहुत अहम क्वेश्चन है, ये ज़हन में रख लें। ठीक है, अनप्लेजेंट साउंड को आप नॉइज़ ही कहेंगे। ठीक है, और इसको कम करने के तरीके भी हैं जी, वो आपने लाजमी करने हैं। ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्वेश्चन MCQs आया हुआ है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज तक उसकी वैल्यू होती है। और आखिर में आपके पास जो मैंने ये लिखा है, ये लाजमी करें। अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, ये उन्होंने एक टॉपिक भी बना के दिया हुआ है कि अल्ट्रासाउंड, इसकी डेफिनेशन आ सकती है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो उसको अल्ट्रासाउंड आप कहेंगे। और दूसरा ये है कि इसके यूजेस हैं अल्ट्रासाउंड के, वो लाजमी करें, जिसमें एक सबसे जो अहम क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में आप देखते हैं वो आया हुआ है सोनार सिस्टम का। ठीक है, ये सोनार सिस्टम क्या होता है, समंदर की गहराई में या चीज़ों को क्या है जी, उनकी क्या कहने के किस्म की इंस्पेक्शन में काम आता है। आपके जो बड़े बड़े बहरी जहाज़ हैं या उनकी इंस्पेक्शन में भी आप इसको यूज़ करते हैं जी, अल्ट्रासाउंड को। ठीक है, ये लाजमी करें। सोनार सिस्टम इसके रिलेटेड मैं लिख देता हूँ, वो लाजमी करें। ये है जी हमारे सेकंड चैप्टर में कुछ मेन जो टॉपिक है, आप लाजमी करें इनको, और इससे आप काफ़ी हेल्प हासिल कर सकते हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं जी। थर्ड चैप्टर है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें ज़्यादातर वास्ता आपका लाइट वेव से ही पड़ेगा। देखें जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपके पास आ जाती है। इसके दो लॉज हैं कि आपकी इंसिडेंट रेज, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज, तीनों एक ही प्लेन में वाक़या हो। एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो इसके लॉज हैं, ये लाजमी आप कर लें। ठीक है, दोनों में से ये आ जाएगा या ये आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास है जी डेफिनेशन है, छोटी छोटी एक एक आधी लाइन की है जी। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ। और इसमें आपके पास एक जो ये फार्मूला है, इसमें से लाजमी एक न्यूमेरिकल हर साल आया हुआ है। ठीक है, ये ज़हन में रख लें। एफ फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, इमेज का डिस्टेंस है क्यू। ठीक है, और ये ज़हन में रख लें कि जब भी आपकी रियल इमेज होगी या रियल ऑब्जेक्ट होगा तो उस वक्त इनकी वैल्यू पी और क्यू की दोनों की पॉजिटिव ली जाएगी। जब नेगेटिव आ जाती है तो आप उसको वर्चुअल इमेज कहेंगे। फोकल लेंथ क्या होती है जी, कनकेव मिरर के लिए वैल्यू इसकी पॉजिटिव होती है, कन्वेक्स मिरर के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉ। रिफ्रैक्शन क्या है जी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक है, इसके भी दो लॉज हैं, उसमें आपने जो है ना सेम प्लेन में वाक़ होती है। और दूसरा यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप स्नील लॉज भी बोलते हैं, एन से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, वो आपकी जो है ना एक रेशो आती है साइन आई ओवर साइन आर, वो एन के बराबर आती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और उसका एक क्वेश्चन आया हुआ है MCQs में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होता है, तो वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट उसका नहीं होता। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल। जब भी एक वेव दूसरे मीडियम रेयर से डेंजर मीडियम से टकराती है तो पहले मीडियम में वापस लौट आती है, तो इसको बोलते हैं जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि पहले मीडियम से दूसरे मीडियम से टकराती है तो नॉर्मल के साथ अगर वो 90 का एंगल रिफ्लेक्टेड रेज बना ले तो वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा, जो इंसिडेंट रेज का है नॉर्मल के साथ। अगर उससे अब अगर आप एंगल बढ़ाएंगे तो फिर रिफ्रैक्शन मजीद नहीं हो पाएगी, तो वापस पहले मीडियम में लौट आएगी। तो इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होती है, क्रिटिकल एंगल से जब आप आगे चले जाते हैं। आगे आता है जी पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस में हमारे पास 1 ओवर फोकल लेंथ पावर ऑफ लेंस के बराबर होती है। ये न्यूमेरिकल इतना अहम तो है नहीं, लेकिन इनमें से उम्मीद है आ जाए। बाज़ औक़ात आपको पता होना चाहिए पावर ऑफ लेंस किसके बराबर होती है। उसके बाद आता है नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, करीब नज़री और बईद नज़री, ये दो टॉपिक हैं। और ये इनमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप लेंस कौन सा इस्तेमाल करते हैं, करीब नज़री में, बईद नज़री में कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन है, कुछ डेफिनेशन है, आप लाजमी करें इनको। और आखिर में आपके पास जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन जो है, इनमें आपके पास जो सबसे पहले है जी सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और तीसरा है जी कैमरा। हाँ जी, ये क्वेश्चन लाजमी आ सकता है कि अगर MCQs आ जाए इस चैप्टर में से, क्योंकि MCQs भी ज़्यादा आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी ज़्यादा आने हैं, ओवरऑल पेपर वेटेज इसकी ज़्यादा है, ये चैप्टर बहुत अहम है। तो इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि सिंपल, कंपाउंड और कैमरा में कौन से लेंस इस्तेमाल होते हैं। हर एक में अलग अलग वो MCQs भी पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग
क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपके शॉर्ट भी हो जाएंगे, आपकी MCQs भी हो जाएंगे। ये आपका थर्ड चैप्टर है। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ चैप्टर है 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस। चार्जेस आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्टैटिक रुके हुए एक जगह पे मुंजमद, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने चार्जेस को जो एक जगह पे रुके हो उनकी नोयत को डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास जो अहम क्वेश्चन है वो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, फिर उसके बाद आता है डिटेक्शन ऑफ चार्ज की किसी जगह पे चार्ज की मौजूदगी को पता लगाने के लिए कौन कौन से मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। किसी भी चार्ज की अपने इर्द गिर्द जो रीजन है उसके ऊपर वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी शिद्दत के साथ वो अट्रैक्ट या रिपेल करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है। EMF भी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वो आगे आपने नेक्स्ट चैप्टर में आ रहा है, वो करेंगे हम, उसी से फिर आपको ये बता देंगे। कैपेसिटर होता है और इसकी एप्लीकेशन शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी उम्मीद है आपको इसको करना चाहिए। दो लाइनों का है। कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर चार्जेस, उसकी एप्लीकेशन आ जाती है आपकी बहुत सी आगे इस्तेमाल हो रही हैं एप्लीकेशन के। आपके एक लफ्ज़ याद कर लें कि मेरे ख्याल में है कि 1000 या इतनी एक क्वांटिटी थी कि चार्जेस का एक कम्बिनेशन आप बनाएं तो आप इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि फिशन रिएक्शन के लिए जितनी एक फिशन रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैपेसिटर का क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद ये जो दो लॉन्ग क्वेश्चन आप लाजमी कर लें, इसी चैप्टर में दो ही हैं, एक कूलम्स लॉ है और दूसरा कैपेसिटर का सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन। इसमें हाँ जी ये दो चीज़ें हमारी रह गई हैं कि चार्जेस जो पॉजिटिव होते हैं उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड अवेज आ रही होती हैं, ठीक है, रेडली आउटवर्ड, जबकि जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें से रेडली इनवर्ड या अंदर की तरफ आ रही होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पूछ सकते हैं। तो ये आपके इस पूरे चैप्टर में से यही क्वेश्चन थे जी। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब पहले हमने जो लास्ट जो प्रीवियस चैप्टर था उसमें हमने चार्ज एक क्या था, रेस्ट पे था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था। अब चार्ज मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो रहा है। तो करंट का यहाँ पे दो हिस्से में आया, एक इलेक्ट्रॉनिक करंट है, दूसरा कन्वेंशनल करंट। होते मैग्नीट्यूड में बराबर ही हैं लेकिन अपोजिट, एक हाई पोटेंशियल से लो की तरफ और एक लो से हाई की तरफ चलता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आ सकती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या फ़र्क होता है, तो ये भी डेफिनेशन आपने करनी है। आपकी बुक में बड़ी आसान सी लिखी हुई है, एक एक लाइन की है। ओम की डेफिनेशन, ओम होता क्या है, ये रेजिस्टेंस होती है, उसका यूनिट होता है ओम। उसकी डेफिनेशन क्या आती है, जब भी आप पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई करते हैं और 1 एम्पेयर का करंट उसमें से बहता है तो उसको आप 1 ओम कहेंगे, तो जो रेजिस्टेंस होगी 1 ओम कहलाएगी। इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर ये लाजमी करें। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जी 1 किलोवाट आवर को जॉल में आपने कन्वर्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और इंतहाई अहम है और ये MCQs भी अक्सर पूछते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेजिस्टेंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये ज़हन में रख लें। रेजिस्टेंस, उसका सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन लाजमी करें। सीरीज़ में उसकी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर होता है, पैरेलल में सीरीज़ के ऊपर पैरेलल कम्बिनेशन में आपकी रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आपके रजिस्टर, जैसे अभी लास्ट चैप्टर में हमने थर्ड में पढ़े हैं कि कैपेसिटर का सीरीज़ और पैरेलल, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सीरीज़ में अगर रजिस्टर आप लगा देते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ती है या कम होती है। तो सीरीज़ में रेजिस्टेंस बढ़ती है, पैरेलल में उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर 50 ओम के आप 2 रजिस्टर लेते हैं, अगर उनका सीरीज़ कम्बिनेशन लगाएं और पैरेलल कम्बिनेशन भी लगा लें, 2 सर्किट हैं आपके, तो किस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, तो पैरेलल वाले में कम होती है। कैपेसिटर इसका उल्ट होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस की वैल्यू सीरीज़ में कम हो जाती है, पैरेलल में ज़्यादा होती है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट हमारे पास है जी सेफ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंतहाई अहम है। ये घरों में जो आप इस्तेमाल करते हैं आजकल, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है सर्किट ब्रेकर, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ भी है और अब भी चांसेस हैं कि आ जाए, क्योंकि टॉपिक वाइज वो लेके चल रहे हैं और इंतहाई अहम क्वेश्चन में से ये भी तस्वर किया जाता है जी। हमारा 15 चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमने कहा था कि चार्जेस रेस्ट पे थे, अब मूव कर रहे हैं तो मूव करते हैं तो एक और उनके इर्द गिर्द फील्ड जनरेट होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जब रेस्ट पे थे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो अब ये देखें जी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, सोलेनॉइड आया हुआ है, जैसे आपका स्प्रिंग नहीं होता उसमें करंट में आप गुजारेंगे, करंट के बहने की वजह से उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो वो आप क्या होगा, आप जिस डायरेक्शन में उसका करंट बह रहा होगा उस डायरेक्शन में आपने उंगलियों को मोड़ देना है। आपका जो एरिक थंब होगा वो इंडिकेट कर रहा होगा नॉर्थ पोल को, ठीक है। ये सोलेनॉइड की डायरेक्शन है और इसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। उसके बाद आता है म्यूचुअल इंडक्शन,
और म्यूचुअल इंडक्शन की एप्लीकेशन में सबसे जो आसान और आप घरों में यूज़ भी कर रहे होते हैं वो ट्रांसफार्मर है। ठीक है, आप कहेंगे हमारे घर में कौन सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो जो आप घरों में सप्लाई इस्तेमाल नहीं करते अपने फ्रिज के साथ या आप AC के साथ लगाई होती है जो सप्लाई, वो भी एक ट्रांसफार्मर है और वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, दूसरी तरफ अब आपके पास आ जाता है लेंज़ेज़ लॉ। लेंज़ेज़ लॉ में ये क्वेश्चन पूछा गया MCQs में, लेंज़ेज़ लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आया जी ट्रांसफार्मर हो गया, लेफ्ट हैंड रूल भी है जिसमें आप फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। और ये जो दो क्वेश्चन है ये DC मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, आपने इनको लाजमी करना है और ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, ये लाजमी करें। नेक्स्ट हमारा जो 16 चैप्टर है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बिल्कुल छोटा सा है लेकिन है बहुत अहम। इसमें हमारे पास एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बाकी दोनों आप लॉन्ग में कर लें आपके शॉर्ट भी हो जाएगी। लॉजिक गेट्स है, लॉजिक गेट्स में हमारे पास एंड गेट आ सकता है, और गेट आ सकता है, नॉट गेट, ये 3 है। ठीक है, उसके बाद इनकी एप्लीकेशन है जैसे आपकी ऑटोमेटिक स्विचिंग में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है लॉजिक गेट्स का, ये लाजमी आप करें। और उसके बाद आखिरी जो हमारे पास है वो है जी CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, इसके ऊपर नोट वो पूछ सकते हैं कि इसको राइट अ डिटेल नोट ऑन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये बस यही क्वेश्चन कर लें आप इंतहाई अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। जी हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर 17 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस है सारा, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, हार्डवेयर वैसे वो हार्ड डिस्क भी है, करना चाहें कर लें, अदरवाइज़ ये लाजमी करें। और उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास आता है इंटरनेट एंड इट सर्विसेज, ये पहले क्वेश्चन आ भी चुका है, लाजमी आप इसको करें। बस इस चैप्टर में यही है और ज़्यादा इसकी डिटेल में ना जाए। और फाइनली हमारा लास्ट चैप्टर है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। इसके अंदर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं, लॉन्ग भी आने हैं और MCQs की वेटेज भी इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इंतहाई अहम है, लिहाजा आप इसकी अलिफ से लेके ये तक ये सारा करने की तो ज़रूरत है नहीं, मेन मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, ये कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। ठीक है, प्रोटॉन की तादाद एटॉमिक नंबर को शो कर रही है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद एटॉमिक मास को शो कर रही है। आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक मास। उसके बाद आता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन, अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज, इंतहाई अहम है। और इसमें यह भी आ सकता है कि पेनिट्रेशन पावर ऑफ अल्फ़ा रेज ज़्यादा है, गैमा या बीटा, तो इसमें सबसे ज़्यादा गैमा की होती है, सबसे कम अल्फ़ा की होती है, ये जहन में रख लें। उसके बाद हाफ लाइफ इंतहाई अहम है। कार्बन डेटिंग ये आपने लाजमी करना है, एक एक दो दो लाइनों की ये डेफिनेशन है, लाजमी करें। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, उससे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन अनस्टेबल एंड स्टेबल न्यूक्लियर। लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन, और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल या आपके जो हैं वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे मैं आपको सेंड कर दूंगा। और ये आपके पास क्वेश्चन ये आ सकता है MCQs में कि जो सन है वहाँ पे फिशन रिएक्शन हो रहा है या फ्यूजन रिएक्शन, तो इसका आंसर ये है कि वहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो ये इसकी डिटेल आपने लाजमी करनी है, इसकी ये लाजमी क्वेश्चन आता है, फिशन रिएक्शन फ्यूजन रिएक्शन, ये लाजमी करें और इंतहाई अहम है। आगे अगर आप हायर क्लासेस में आते हैं तो फिर भी आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तब तक के लिए आपके लिए गुड लक, बेस्ट विशेज़, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। फ़ी अमानिल्लाह।